Good morning, all of you. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. We are doing microeconomics. Chapter number 6. The topic is supply. ठीक है, सप्लाई टॉपिक हम पढ़ रहे थे. फर्स्ट पार्ट जो है वो इस टॉपिक का कंप्लीट हो चुका है. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. नाउ सी, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या देखा था? डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, स्केड्यूल ऑफ सप्लाई एंड कर्व ऑफ सप्लाई. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, कि सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है. मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? मूविंग अपवर्ड. स्लोप कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा. सेकंड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से कहाँ चला जाएगा? राइट के अंदर जाएगा. जैसे ये लेफ्ट है, यहाँ से कहाँ जा रहा है? इधर राइट में जा रहा है. ये लेफ्ट है, लेफ्ट से कहाँ जा रहा है? राइट जा रहा है. और कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जाएगा. नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, ए से बी जो है, ए से बी जब आ रहा है तो ये क्या हो रहा है? चेंज इन प्राइस. कि प्राइस क्या हो रही है? चेंज हो रही है. पहले प्राइस ये थी, बाद में प्राइस क्या हो गई? ये. जैसे पहले P1 थी, फिर प्राइस क्या हो गई? P. तो प्राइस यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. कैसे? P1 से किसके ऊपर आ रही है? P के ऊपर आ रही है. आया समझ में? ये P1 है, P1 से कहाँ आ रही है? P के ऊपर आ रही है, क्योंकि A से B जा रही है हमारी प्राइस. स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है? चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q इज इक्वल टू AB अपॉन BC. चेंज इन P यानी कि प्राइस यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है. पहले प्राइस हमारी क्या थी? P1. अब प्राइस कितनी हो गई? P. और चेंज इन Q हमारा क्या हो रहा है? ये भी चेंज हो रहा है. पहले हमारा जैसे Q1 था, फिर क्या हो गया? Q. यहाँ पर जो क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. Q1 से किसके ऊपर आ रहा है? Q के ऊपर आ रहा है. क्योंकि ये क्या है? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जब जा रहा है, Q1 से Q की तरफ जा रहा है. ये देखो एरो इधर बनाया हुआ है. ठीक है, Q1 से Q की तरफ जा रहा है, यानी क्वांटिटी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. पहले वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था? Q1. अब जब प्राइस कम हो गई तो उसने क्वांटिटी भी सप्लाई क्या कर दी? कम कर दी. Q1 से वो किसके ऊपर आ गया? Q के ऊपर आ गया. क्यों? क्योंकि पहले प्राइस क्या था? ज्यादा था. P1 प्राइस था. P1 प्राइस पे कितना सप्लाई कर रहा था? वो Q1 सप्लाई कर रहा था. आया समझ में? P1 प्राइस पे कितना सप्लाई हो रहा है? Q1. और P प्राइस पे जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. आया आप लोगों के समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ सप्लाई का. अब इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q. चेंज इन P क्या हो गया? A टू B. A से B पर आया. और चेंज इन Q क्या हो गया? B टू C. B से किस पे चला गया? C पे चला गया. तो कैसे लिखा मैंने इसको? AB अपॉन BC. इट इज अ कॉन्स्टेंट बिकॉज ये क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा. क्यों? सप्लाई कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन है. ये जो सप्लाई कर्व जा रहा है ये क्या जा रही है? स्ट्रेट लाइन जा रही है. कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है. स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व इज कांस्टेंट. इसलिए जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि जितना प्राइस के अंदर चेंज आता है उतना ही क्वांटिटी सप्लाई के अंदर क्या आता है? चेंज आता है. आया समझ में? जितना रेट ऑफ चेंज प्राइस के अंदर होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज किसके अंदर होगा? क्वांटिटी सप्लाई के अंदर होगा. इसीलिए जो हमारा स्लोप है सप्लाई का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. क्योंकि जितनी हमारी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगी उतना ही हमारा सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज होगा. आया आप लोगों की समझ में? अब देखो सप्लाई फंक्शन. ठीक है, अब कर्व देख लिया हमने, स्केड्यूल देख लिया, स्लोप देख लिया. अब इसके बाद क्या आएगा? सप्लाई फंक्शन आएगा. सप्लाई फंक्शन के अंदर क्या होता है? SX क्या होगा? सप्लाई फंक्शन ऑफ कमोडिटी X. यहाँ पर क्या दे रखा है? SX दे रखा है. SX क्या शो करता है? सप्लाई ऑफ कमोडिटी X. की कमोडिटी X की सप्लाई क्या है? उसका फंक्शन क्या होगा? F, PX, PR, NF, G, PF, T, EX और GP. समझ में आया? ये पूरा आपको ऐसा का ऐसा लर्न करना है कि हमारी जो सप्लाई होती है वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है. जो सप्लाई फंक्शन होगा वो क्या होगा? इट इज़ द फंक्शन ऑफ PX, PR, NF, G, PF, T, EX और GP. इन सब का क्या होगा? ये फंक्शन होता है. कौन सा फंक्शन होता है? सप्लाई फंक्शन होता है. समझ में आई बात आप लोगों को यहाँ तक? अब देखो PX जो है, PX क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी X.
जैसे कि आप कमोडिटी एक्स को सप्लाई कर रहे हो तो पी एक्स क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। समझ में आया? जिस कमोडिटी को आप सप्लाई कर रहे हो उसी कमोडिटी की प्राइस क्या कहलाएगी, पी एक्स कहलाएगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट है पी आर। पी आर क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जो भी आप कमोडिटी सेल कर रहे हो उससे ही मिलता जुलता कोई दूसरा जो गुड होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उसकी प्राइस। जैसे आपने कमोडिटी क्या सेल कर रहे हो, टी, ठीक है, उससे ही मिलती जुलती क्या चीज़ है, कॉफ़ी। जो काम टी का है वही काम कॉफ़ी का है, दोनों बेवरेज ड्रिंक है, ठीक है, टी भी बेवरेज ड्रिंक है और कॉफ़ी भी बेवरेज ड्रिंक है। आई बात समझ में? तो हम किसका सप्लाई कर रहे हैं, टी को सप्लाई कर रहे हैं, तो प्राइस जो टी की होगी वो क्या कहलाएगा, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और जो प्राइस कॉफ़ी की होगी वो क्या कहलाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब है एनएफ। एनएफ क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री के अंदर कितनी नंबर ऑफ फर्म्स है। आई बात समझ में? कि पूरी इंडस्ट्री, जो पूरी इकोनॉमी है उसके अंदर कितनी फर्म्स ऐसी हैं जो इन चीज़ों का क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। समझ में आया? एन फॉर नंबर एंड एफ फॉर फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म का गोल क्या है। जैसे एक गोल होता है प्रॉफिट का, मेनली सभी फर्म्स का गोल क्या होता है, प्रॉफिट का, कि उनको मुनाफा कमाना है, पैसा कमाना है। दूसरा होता है सोशल वेलफेयर, कि कुछ फर्म्स ऐसी होती है जो किसके लिए काम करती है, लोगों के अच्छे के लिए काम करती है, जैसे पब्लिक गुड्स होते हैं, ठीक है। तो उस फर्म का, जो फर्म सप्लाई कर रही है उस फर्म का क्या मोटिव है, वो क्या कहलाएगा, गोल ऑफ द फर्म। क्या गोल है, कि उसको प्रॉफिट कमाना है या सोशल वेलफेयर बनाना है। दूसरा है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताए थे, हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या चाहिए, लैंड, ठीक है, और क्या चाहिए, कैपिटल, पैसा चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, लेबर हमें चाहिए, और एक क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। ये चारों चीज़ें हमें चाहिए होती है। कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए एक तो हमें ज़मीन चाहिए, ज़मीन पे लगाने के लिए पैसा चाहिए, काम करने के लिए लेबर चाहिए, और उस ये सब संभालने के लिए क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योर, उसका ओनर होना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर काम में आते हैं, ठीक है। इसमें दो मैंने आपको बताया था, एक तो वेरिएबल फैक्टर और एक फिक्स्ड फैक्टर। आई बात समझ में? वेरिएबल फैक्टर हमारा क्या हो गया, लेबर, फिक्स्ड फैक्टर हमारा क्या हो गया, लैंड। कैपिटल यहाँ पे वेरिएबल में आएगा और एंटरप्रेन्योर भी किस में आएगा, वेरिएबल के अंदर आएगा। समझ में आया? तो वेरिएबल फैक्टर कौन से होंगे, जो चेंज हो सकते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर कौन से होंगे, जो चेंज नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी की, कि कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, टेक्नोलॉजी। आप कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हो। दूसरा है EX, E फॉर एक्सपेक्टेड एंड X फॉर प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। EX क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, कि उस कमोडिटी की आने वाले टाइम में क्या प्राइस होने वाली है, वो क्या कहलाएगा, EX कहलाएगा। अगर जैसे आने वाले टाइम में प्राइस इंक्रीज होने वाली है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, आज उसकी सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर आने वाले टाइम के अंदर जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जब उसकी सप्लाई करूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। जैसे गोल्ड की बात हम करते हैं, ठीक है, गोल्ड की प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर जो सेलर है, जो ज्वेलर है, उसको अगर पता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर मेरे गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होने वाली है पूरे वर्ल्ड मार्केट, इंडिया मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगा, आज गोल्ड की सप्लाई को क्या कर देगा, रोक देगा, कांस्टेंट रख देगा, और जब उसको आने वाली प्राइस में जब अच्छे पैसे मिलेंगे तब उस प्राइस के अंदर वो उसको क्या कर देगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। आई बात समझ में? तो EX क्या होगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। जी क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जैसे गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी होती है, एक तो होती है टैक्स वाली, कि गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर जो टैक्स लेती है वो, और दूसरी होती है सब्सिडी। एक गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको बनाने के लिए कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे सिगरेट, ठीक है। सिगरेट जो होती है वो नॉट
नॉट गुड फॉर हेल्थ होती है, इंजरीज टू हेल्थ होती है। तो इस वजह से हाई टैक्सेस किसके ऊपर लगा दिया जाता है, लीकर और सिगरेट, इन सब चीज़ों के ऊपर टैक्सेस क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। और सब्सिडी क्या होती है, जैसे एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस के ऊपर हमको क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। तो गवर्नमेंट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर हाई टैक्सेस लगा देती थी, उसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है और उसी के ऊपर फिर उसका सप्लाई डिपेंड होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी प्राइसेस कम होती है, तो उस वजह से उनकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आया समझ में आप लोगों को? तो सप्लाई फंक्शन हमारा किसका फंक्शन होता है, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ पीएक्स, पीआर, एनएफ, जी, पीएफ, टी, ईएक्स और जीपी। एक बार वापस बता देती हूँ मैं आप लोगों को। पीएक्स क्या होगा, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो जो कमोडिटी आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या कहलाएगी, पीएक्स। पीआर क्या होता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, जो भी उससे मिलता जुलता जो गुड है, जैसे टी, कॉफी, ठीक है, ब्रेड, बटर, वो क्या कहलाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। थर्ड नंबर पे आ जाता है नंबर ऑफ फर्म्स, कि कितनी फर्म्स उसकी इंडस्ट्रीज के अंदर है। फोर्थ आएगा गोल ऑफ द फर्म, कि गोल क्या है फर्म का। फिफ्थ आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आप कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम में ले रहे हो। टी क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। ईएक्स क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, कि आने वाले टाइम में उस चीज़ की क्या प्राइस होगी। और जीपी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, सप्लाई फंक्शन। नाउ सी द लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पर देखो ये एक स्केड्यूल बना हुआ है। पी एक्स क्या होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और एस एक्स क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। पी हमारा क्या है, 10, जैसे प्राइस हमारा 10 है तो सप्लाई कितना हो गया, 100। प्राइस हमारा 11 है तो सप्लाई कितना हो गया, 200। जो प्राइस हमारा 12 हो गया तो सप्लाई हमारा कितना हो गया, 300। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो एक रिलेशनशिप बन रहा है। कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस यहाँ पे 10, 11, 12 प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? जब प्राइस 10 थी, फिर 11 आई, फिर 12 आई, तो प्राइस हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। 10 प्राइस पे सप्लाई कितना हो रहा था, 100, 11 प्राइस पे 200 और 12 प्राइस पे 300। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी प्राइस पे जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई अच्छा कर देगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। वो क्या चाहता है कि बस ज़्यादा प्राइस के ऊपर मैं ज़्यादा सप्लाई करूँ। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर तो क्या होता है, प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन चलता है, लेकिन सप्लाई में कौन सा रिलेशन चलेगा, पॉजिटिव रिलेशन चलेगा। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका कर्व देखो, पहले हमारा प्राइस क्या था, पी प्राइस पे क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही थी, क्यू। अब प्राइस इंक्रीज होके पी से किस पे चला गया, P1 के ऊपर, तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होके क्यू से किस पे चला गया, Q1 के ऊपर चला गया। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आया समझ में? सो दैट्स व्हाई सप्लाई कर्व विल मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम अजम्पशंस की। क्या अजम्पशंस होने चाहिए? सबसे पहली चीज तो नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है और जब से लेके आपने एंड किया है तब तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सेकंड है नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो टेक्निक, जैसे आप लेबर इंटेंसिव पहले काम में ले रहे थे तो अभी भी लेबर इंटेंसिव करोगे, या कैपिटल इंटेंसिव मशीन से काम आपने स्टार्ट किया तो एंड तक आप मशीन से ही करोगे, ठीक है। थर्ड, नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, फर्म के गोल में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसका प्रॉफिट मोटिव वाला गोल है तो वो वही लेके चलेगा लास्ट तक, या सोशल वेलफेयर का गोल है तो वो लास्ट तक वही लेके चलेगा। फोर्थ, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड के प्राइस के अंदर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि जो रिलेटेड गुड का प्राइस आप स्टार्टिंग में लेके चल रहे हो, जैसे कॉफ़ी का जो प्राइस आप स्टार्टिंग में लेके चल रहे हो वही लास्ट तक होना चाहिए। फिफ्थ, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर प्राइस, कमोडिटी के प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो इस प्राइस स्टार्टिंग में था वही प्राइस कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। आई बात समझ में? नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक चेंज नहीं होगी।
प्राइस चेंज नहीं होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, गोल चेंज नहीं होगा, ठीक है, रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज नहीं होगा, और नियर फ्यूचर के अंदर भी उस चीज़ का कोई भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आने वाले टाइम में अगर उसका प्राइस चेंज हो जाएगा तो आज उसकी सप्लाई रोक दी जाएगी, तो उसकी वजह से सप्लाई पीछे चली जाएगी, चाहे प्राइस इंक्रीज ही क्यों ना हो। समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम थर्ड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।